हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम लोग यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे और जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सोलर सिस्टम। ठीक बच्चों, तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे बच्चों, अगर हम बात करें तो वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी अगर हम बात करें तो सौर मंडल। हम लोग सौर मंडल को पढ़ रहे थे। ठीक मेरे बच्चों, सौर मंडल को पढ़ रहे थे, जिसमें सौर मंडल के अंतर्गत हमने बताया था कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने बताया सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, 472 उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु और भी जो चीजें हैं अन्य पिंड, इन सब को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है बच्चों मेरे, सौर मंडल कहा जाता। ठीक है, यानी उसको सोलर सिस्टम कहा जाता था। तो उसी के अंतर्गत जो सब टॉपिक सोलर के अंतर्गत, सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो थे बच्चे 8 ग्रह। 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, जैसे हमारे यहाँ आज भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर क्या है, 8 ग्रहों को मतलब 8 पिंडों को ग्रह माना जाता है। जो प्लूटो था उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों प्लूटो को उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और क्या आधार होता है कि किसी पिंड को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कि किस आधार पर किसी पिंड को, किसी आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, किस आधार पर, तो आज हम इसको भी जानेंगे। ठीक बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि 8 ग्रह थे। 8 ग्रह हैं बच्चों मेरे, हम लोग जिनका अध्ययन करते। तो 8 ग्रह में जैसे हमने बताया आपको, पहले बुध है, बुध यानी बच्चों मेरे मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी बुध यानी मरकरी। सेकंड जो है बच्चों मेरे वो था, हमने बताया आपको विनस यानी शुक्र बच्चों मेरे, शुक्र यानी विनस। फिर इसके बाद अर्थ बच्चों मेरे यानी पृथ्वी हमारी जो है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों मेरे मार्स, मार्स यानी मंगल। फिर देन इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, छठा जो है वो है जुपिटर, जुपिटर। पांचवा है बच्चों जुपिटर। ठीक है, छठा जो है बच्चों मेरे शनि यानी सैटर्न, सैटर्न। और सातवां जो है अगर हम बात करें तो यूरेनस, यूरेनस बच्चों मतलब कि ये अरुण हो गया। और ये नेपच्यून यानी वरुण, नेपच्यून यानी मरुण। तो अगर हम बात करें तो ये 8 ग्रह हैं हमारे, इनको 8 ग्रहों को मतलब ये जो आकाशीय पिंड है इनको ग्रह कहा जाता है और ये 8 है हमारे यहाँ। देखो, मरकरी यानी बुध, विनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस मतलब अरुण, और नेपच्यून यानी दोस्तों वरुण। तो ये 8 जो ग्रह हैं हमारे, 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कल तक मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, यानी सैटर्न तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यानी मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज हम लोग यूरेनस और नेपच्यून को देखेंगे और फिर हम ये जाने किस आधार पर किसी आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। फिर हम ये जानेंगे क्यों प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो आज हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो जो भी बच्चे नए हैं उनसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लासेस देखिएगा। पिछली क्लास देखने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को पिन करिएगा। आपको इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज में आपको सारी मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक बच्चों, तो इस चीज को आप लोग करेंगे। ठीक, तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होगा और आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मेरे साथ साथ जो भी बच्चे नए हैं एक चीज जान लें कि मेरे साथ साथ आपको हर चीज नोट्स करते चलना है। मैं जो भी चीजें आपको यहां लिखाता हूं तो वो आपको लिखते चलना है। ठीक है, आपका खुद का सेल्फ नोट्स बन जाएगा। सबसे पहली चीज, आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप कभी भी अपने नोट्स को उठाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरे नोट्स के अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैंने सिर्फ आपको एक ऑथेंटिक बुक कही है। कोई भी एक हिंदी मीडियम हो, आप अगर इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम खरीद ले, उसको पढ़ सकते हैं, और कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हम जो नेक्स्ट ग्रह है, यानी हमने 6 ग्रह कर लिए थे और आज जो 7वां ग्रह है बच्चों मेरे, उसका नाम है अरुण। अरुण, आज हम लोग अरुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम इन ग्रहों के बारे में कोई पीएचडी नहीं करेंगे हमें, क्योंकि ये सब टॉपिक जो होती है पीटी में आते हैं, तो हम इनको पीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इनमें हमने पॉइंट वाइज कुछ चीजें लिख लेंगे जो पीटी में आने की संभावना रहती है। ठीक बच्चों, तो चलिए, फर्स्ट ग्रह, इसके बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे, इसके बारे में यह जानेंगे या सौर मंडल का लिखेंगे, या सौर मंडल का, सौर मंडल का लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। दूरी के क्रम में
सूर्य से सॉरी या सौर मंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में सातवां तथा आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। यानी ये तो इस पॉइंट को अगर आप समझना चाहे तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने लिखा है कि यह सौर मंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में सातवां। देखो सूर्य से दूरी क्रम में मतलब क्या है कि मैंने आपको, जब आप मेरा डायग्राम देखेंगे, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक डायग्राम लिखाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये सूर्य है बच्चों, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के बाद यहां पर बुध है, यहाँ मार्स है यानी वीनस यानी शुक्र है, यहाँ अर्थ है, फिर यहाँ मंगल है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ शनि है, और फिर यहाँ पर क्या है, अरुण है, और ये वरुण है। देखो कितने ग्रह हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 ग्रह। तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा बुध है, ये कौन सा, ये विनस है, ये कौन सा है, ये अर्थ है, ये कौन सा है, ये मार्स है, ये जुपिटर, ये सैटर्न, और ये यूरेनस। यानी यहाँ देखो ये 7वां नंबर, 5 6 5 4 3 2 1। तो देखिए ये क्या है, दूरी से क्रम में, सूर्य से दूरी क्रम में कितना है, नंबर पे है 7वां। तो वही पॉइंट मैंने लिखाया है। आप डायग्राम को अगर मेरे देखेंगे तो आपको सारी चीजें, क्वेश्चंस आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत वेल मैनर्ड वे में, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम, आपको वैसा डायग्राम किसी बुक में मिलेगा नहीं मेरे बच्चों, जो डायग्राम मैंने बनवाया आपको, ठीक है। तो यह सौर मंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां तथा आकार की दृष्टि, आकार मतलब क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर देन इसके बाद कौन आता है, जुपिटर। तो जुपिटर क्या है, वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। ये चीज आपको याद रखना था, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए, लिख भी लिया होगा और उसको समझ भी गए होंगे आप अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे अब ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हर ग्रह क्या होता है, हर ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो ये कितने दिन में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा, लिखते चलेंगे, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। 84 वर्षों में पूरी करता है, यानी एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, 84 वर्ष, यानी 84 डेज। मालूम इतना समय मतलब कितना समय, जितने में तो एक आदमी निपट जाए। मतलब एक आदमी की पूरी एक, भाई अगर हम देखा जाए तो आज की जो औसत एज है एक मनुष्य की जीने की, वो 60 वर्ष है। और सोचिए ये कितने वर्षों में कर रहा है, 24 वर्षों, 24 ना, मतलब 24 वर्षों में, 84 वर्षों में एक चक्कर लगाना है। यानी जब इसका एक वर्ष होता है ना, तब हमारे अर्थ पर 84 वर्ष गुजर जाते हैं। तब हमारे अर्थ पर 84 वर्ष गुजर जाते हैं। नहीं समझ में आया पॉइंट, मैं फिर से बताता हूं। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे हमारा ये सन है, इसको समझेंगे ध्यान से। जैसे ये सन है, ठीक है, सन एक तारा है, मैंने बताया पिछली क्लास में ये, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अर्थ चक्कर लगाता है। अर्थ मान लो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है ना, हमको पता है। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक मेरे बच्चों, ये अर्थ हो गई। अर्थ क्या करती है, 365 डे और 6 घंटे में क्या करती, एक चक्कर लगा लेती सूर्य का। और जब ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो क्या हो जाता है, एक वर्ष हो जाता है। आपको पता है, इसी को वार्षिक गति बोलते हैं। और सोचो अरुण जो है वो सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में कर रहा है, यानी हमारा एक वर्ष और उसका 84 वर्ष, ठीक है। यानी जब हमारे यहाँ एक वर्ष गुजरता है तब सूर्य बुध, तब है ना, हम लोग एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा लेता है अर्थ हमारी, और ये कितने 84 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाती। यानी सोच लो हमारा एक पीढ़ी गुजर जाए, हमारी एक पीढ़ी गुजर जाए, उतने दिनों में एक चक्कर लगा पाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही कि ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मतलब कि हमारी अर्थ है वो 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। लेकिन सोचो अरुण को 84 वर्ष लगते हैं, यानी जितने दिनों में, जितने वर्षों में ये एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है, उतने दिनों में हमारे अर्थ पर एक पीढ़ी गुजर जाती है। कितना औसत एज हम लोग जानते हैं, 60 से 65 वर्ष कोई इंसान जीता है आज के जमाने में। और सोचो ये 84 वर्षों में चक्कर ही पूरा कर रहा है। यानी जब अरुण के यहाँ जब एक वर्ष होता है तब हमारे यहाँ 84 वर्ष गुजर चुके होते हैं, 84 वर्ष गुजर चुके होते हैं।
इस चीज़ को थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा क्रिटिकल जाना नहीं चाहिए आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई ज़रूरत नहीं, इतना लिख के छोड़ दें, ठीक है, उतना भी काम चल जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा डिटेल आएगा नहीं, उससे कौन सा तुमको वहाँ लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया आपको। एक सेकंड बच्चों, ये पता नहीं आज क्या ट्यूबलाइट मेरी दिक्कत कर रही है, चलो ठीक है। तो अब हम बात आगे करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे कि यह भी लिखेंगे, यह भी यानी अरुण भी, ऐसे लिखेंगे, अरुण भी शुक्र की ही भांति, शुक्र की यानी विनस, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, विनस की भांति ग्रहों की सामान्य दिशा के, ग्रहों के सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। या अरुण भी, मैंने देखो पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा मैंने, अरुण भी शुक्र की भांति ग्रहों के सामान्य दिशा के विपरीत, यानी जो प्लैनेट है उनके जो एक पाथ होता है उसके विपरीत, उस ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। अब इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाता हूं, देखो ये मैं मिटा रहा हूं और इस डायग्राम को आप ध्यान से मेरी समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ठीक, आप इधर देखिएगा, मेरी बात को इधर समझिएगा। मैंने यहां पर दो पिंड बना दिए, ठीक है, मैंने ये दो पिंड बना दिए बच्चों, ठीक है। इस चीज को समझेंगे आप लोग, टेढ़ा मेढ़ा गोल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पिंड समझना, आपको जो चीजें समझाना। देखो यहां पर क्या है, ये जो पिंड है, इस पिंड को हम लोग दो ग्रह मान लेते हैं, एक अरुण मान लेते हैं, ठीक है, और ये शुक्र मान लेते हैं, ठीक है, इस पिंड को। और इस पिंड में बाकी छह ग्रह, बाकी जो 6 ग्रह हैं ये पिंड है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा ना वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। किसकी परिक्रमा? सूर्य की। लेकिन ये जो ग्रह हैं, ये जो दो ग्रह हैं, ये इसका उल्टा करते हैं, इन 6 ग्रहों के। ये क्या करते हैं? ये ईस्ट से वेस्ट की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, तो आपको बताना होगा कि शुक्र एवं अरुण हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा की ओर करते हैं। वो कौन सी दिशा है? तो पूर्व से पश्चिम। सभी ग्रह कैसे करते हैं? वेस्ट से ईस्ट की ओर करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन ये दो ग्रह जो हैं ये इस तरीके से करते हैं। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? ये पॉइंट मैंने लिखाया, देखो मैं पॉइंट्स लिखाते चलूंगा, समझाते चलूंगा, इसीलिए तो मैं आपको लिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको नोट भी करा देता आपको क्या करता? एक सेकंड बच्चों, ये आज ट्यूबलाइट मेरी बहुत हरकत कर रही है, ठीक है। चलो अब मैं इसको यहां रखूंगा ही नहीं, यहां रख दूंगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे लिखेंगे और इसको मिटा लेंगे भी, ठीक बच्चों। तो लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ और चीजों को समझते चलेंगे बहुत प्यार से, ठीक है। देखो हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे परिवार होता है, परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मम्मी पापा हैं और उनके 2-3-4 बच्चे हैं, तो क्या होंगे? 1-2 तो सही निकलेंगे, 2-3 ऐसे होंगे कि जो घर की जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा की ओर वो चलेंगे ही नहीं, वो अपने मनमौजी होते हैं। यही समझ लीजिए ये अरुण और ये शुक्र और अरुण है। ये क्या करते हैं? सभी ग्रह को पापा की बात मानते हैं, मम्मी की बात मानते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये दो बदमाश जो होते हैं ना, जो बदमाश कह लो, है ना, जो हर घर में 1-2 लोग बदमाश होते हैं, इसी तरीके से ये भी बदमाश ही समझो हैं, है ना। ये 8, ये क्या थे? देखो सन है, सन इनके पापा हैं, ठीक है, सन इनके पापा हैं, और ये 8 उनके बच्चे हैं, ठीक है, यानी ग्रह जो है उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, ठीक। तो ये समझ लो
तो बाकी 6 तो सन की बात मानते हैं, वो जैसा सन कहता है वैसा करते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह जो है ना ये उल्टा उल्टा चलते हैं। पापा इधर कहेंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे, मम्मी कहीं और कुछ कहेगी वो कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो मनमौजी टाइप के होते हैं ना ये ऐसे ही हैं शुक्र और बुध, ठीक है। ये तो क्या होते हैं, दोनों अपनी से विपरीत दिशा में रहते हैं, ये बात नहीं मानते, जो मन में करेगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम है। चलो हम आगे आते हैं, ये समझ गए इतना, ठीक है, इतना समझ गए तो आप आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे लिखेंगे अरुण, लिखेंगे आगे अरुण अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखेंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा। अरुण अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह का किसे पूछा जा सकता है, किसे निम्नलिखित में से किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अरुण है उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ। अब इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, तो देखो जैसे कि ये ग्रह है बच्चों मेरे, ये मान लो कोई सामान्य एक ग्रह पिंड है और ये एक ये पिंड है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा गोल बनाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ आ पाऊं, ठीक है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा गोल बना कि नहीं बना, अरे बन जाओ मेरे बच्चू, चलो बन गया, कुछ थोड़ा बहुत है। तो अब देखो सामान्य क्या होता है, जैसे कि आप बात करें तो अर्थ का क्या होता है, अर्थ अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ, आप सबको पता है। तो यानी जैसे क्या है कि सामान्य में होना चाहिए तो क्या होता है, ये मान लो जैसे अर्थ झुका हुआ, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो यहां पर है और जो साउथ पोल है वो यहां पर है, ठीक है। अब अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका इस तरीके से, लेकिन ये सोचो ये 97 डिग्री झुका है, तो मतलब क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और इसका साउथ पोल कहां पर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और ये इस तरीके से अपने अक्ष पर होगा, ठीक है, अपने अक्ष पर होगा। तो देखो एकदम लग रहा है कि लेटा हुआ है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम लेटा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये साउथ पोल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, है ना। जिस अक्ष जहां पर देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वहीं से अक्ष निकाला जाता है, ठीक है। अब ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ये अपना इसका एक्सिस हो जाएगा, साउथ पोल है ना एक्सिस। तो अब देखो ये इतना झुका हुआ, तो देखो आपको देखने में ही लेटा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको देखने में लेटा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसे लेटा हुआ है ना, ऐसे हम लोग लेटते हैं ऐसे, तो लग रहा है कि ऐसे लेटा हुआ है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये 97 डिग्री पे झुका हुआ है। बात क्लियर है, बात समझ गए इस चीज को। देखो लिखी हुई चीजों को समझना सबसे बड़ी जरूरी होती है। आप अगर समझ गए तो आप चीजों को याद रख पाएंगे, आप चीजों को लिख पाएंगे। और अगर आप समझ नहीं पाए, आप पीपीटी लेकर पढ़ते रहे, रटते रहे, कोई मतलब नहीं बच्चों, वो कभी आपके काम नहीं आने वाला है। उससे क्या होगा कि आपका रीडिंग स्किल भी नहीं अच्छा होने वाला। दूसरी चीज क्या है, आप अगर कभी मेंस लिखना हुआ तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को पीपीटी नहीं दे रहा हूं, आप खुद मेरे साथ मेहनत करें। और मेरे साथ बच्चों वाकई में वो बच्चे रुकते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो वो उनसे मैं मेहनत करने की अपेक्षा रखता हूं। और साथ साथ वो मैं कह रहा हूं जिस दिन मेरी ज्योग्राफी खत्म होगी यहां पर, उस दिन बच्चे मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों को ज्योग्राफी पढ़ाने लायक हो जाएंगे। हर चीज को देखो मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों, रीजन यही, अगर आप, मैं कह रहा हूं पूरा यूट्यूब चैनल वाली इस तरीके से चीजें आपको कुछ पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। बहुत कम टीचर है जो पढ़ाते इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये समझ गए इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए। चले आगे हम लिखेंगे शनि की भांति, लिखेंगे शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर, अरुण के भी चारों ओर वलय हैं जिनकी संख्या 5 है। वलय मतलब क्या होता है, छल्ले। वलय मतलब एक तरीके से कह लीजिए बच्चों छल्ले, गोल छल्ला होता है, ठीक है। मैंने पता, जब कल मैं शनि पढ़ा रहा था तब मैंने कहा कि शनि के चारों ओर छल्ले वलय हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि में कितने छल्ले हैं, तो 7, और इसके कितने हैं, 5।
देखो डिफरेंट है, वहां पर 7 है, यहाँ 5 है। कैसे होते हैं ये? जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, ठीक है, मान लो ये अरुण है, तो अरुण के चारों तरफ इस तरीके से आपको छल्ले दिखाई पड़ेंगे, इस तरीके से आपको चारों तरफ, अरुण के चारों तरफ इस तरीके छल्ले दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं को वलय बोला जाता है, इन्हीं को छल्ला बोला जाता है, ठीक है। यही वलय मतलब क्या होता है? वलय मतलब गोल आकार की एक आकृति होती है, छल्ला, जिसको हम लोग लैंग्वेज में उसको छल्ला बोल सकते हैं, ठीक है। तो शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या 5 है। तो यानी वलय किन किन दो ग्रहों में मिल रहे हैं आपको? शनि एवं अरुण में, ठीक है। शनि में 7 वलय हैं और इसमें 5 वलय हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे हम बात करेंगे, और आगे बात करेंगे। चलिए आगे हम इसमें क्या बात करेंगे? इसमें बात करेंगे कि अरुण का लिखेंगे, अरुण का लिखते चलेंगे, अरुण का सबसे बड़ा ग्रह, अरुण का सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनियम है, टाइटेनियम है। अरुण का सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनियम है, तथा इसके अन्य ग्रह एरियल ओबेरॉल, ठीक है, आदि, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दिए, एरियल और ओबेरॉल, ठीक है। एरियल एवं ओबेरॉल ये 2 ग्रह हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात होती है बच्चों मेरे, अरुण की बात खत्म, अरुण की कहानी यहां पर होती है समाप्त, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे इसमें पॉइंट लिखा है, और जो इंपॉर्टेंट, मैंने कोई भी ऐसा अनावश्यक पॉइंट आपको नहीं लिखाया है, ये मैंने छटनी करके लिखा है, समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं छटनी, ठीक है। बुक में आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन वो यूजुअल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आना, हमें मेंस थोड़ी ना देना, मेंस में टॉपिक ये है ही नहीं, मेंस में पूछा ही नहीं जाता, पीटी में आता है, तो पीटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई कर ली, और हम आराम से अपने कम समय में, देखो हमें उन टॉपिक में ज्यादा समय देना है जहां पे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी में तो आते ही आते, मेंस में भी जाता, तो हम यहां पर क्यों अपने अनावश्यक समय दें और फिर इसको एब्लोरेट करें ज्यादा बड़ा, है ना। तो हम वहां पर ज्यादा समय देंगे, मेंस के जो टॉपिक होंगे हम उनमें ज्यादा समय देंगे, ज्यादा अच्छे समझेंगे, क्योंकि वहां से मेंस के टॉपिक होंगे, वहां लिखना होगा हमें, मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी, ठीक है, ये सारी चीज। और आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, और उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे मुझे, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा, अभी चलिए पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन दूंगा और कहां पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों मेरे अरुण की, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, एक और ग्रह बचा है मेरे बच्चों, उसकी बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं प्लूटो पर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अब। अरे यार, ये आज पता नहीं इसको क्या हो गया, आज बार बार ये बहुत हरकत कर रही है ये। अरे मेरे लाल शांत हो जा, हाँ बस, इसको मैं अब यहाँ रखूँगा ही नहीं, बार भूल जाता हूँ, फिर यहाँ रख देता हूँ, वो भूल जाती है। चलो आगे हम बात करेंगे वरुण, ठीक है। आगे जो है, जो ग्रह है उसका नाम वरुण, यानी नेपच्यून, जिसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बारे में बस कुछ नहीं जानना, 3-4 पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको लिख लीजिए, इसके बाद खत्म करते हैं इसको। देखो इसकी खोज लिखेंगे, इसकी खोज जोहान गाले ने की थी, ठीक है। वरुण के बारे में लिख लीजिएगा, वरुण की खोज इसी, जैसे मैंने अरुण को लिखा था मैंने, अरुण के आगे अगर नीचे जगह ना हो तो आपको आगे ऐसा डैश करके लिख लें, इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने, सर, वरुण में लिख लीजिएगा सर विलियम अरुण में सर विलियम हर्शेल को लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने वहां पर लिखाया नहीं, पॉइंट में सर क्लिक कर गया, तो सर विलियम हर्शेल को लिख लीजिएगा, ठीक है। उसकी खोज किसने की थी? अरुण की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, उसी अरुण के सामने लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको, ठीक है। और डेट जो थी उसकी क्या थी? उसकी डेट थी 1781 ईस्वी में, ठीक है, 1781 में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जोहान गाले ने की थी, ठीक है। फिर लिखेंगे या सूर्य की परिक्रमा,
165 वर्षों में 165 वर्षों में 65 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, या 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, ठीक। और इसके में टीट्रॉन एवं मेरिड इसके प्रमुख ग्रह हैं, इसके प्रमुख ग्रह हैं। बस 2 ग्रह इसके याद रखना है, बस याद रखना, ठीक है। प्रमुख ग्रह हैं टीट्रॉन एवं मेरिड इसके प्रमुख ग्रह हैं। और एक चीज और लिख ले, यह हल्का पीला दिखाई पड़ता है। छोड़ो, हटाओ, इसलिए नहीं पूछा जाएगा, छोड़ो, नहीं लिखना इसको, फालतू का काम है। नीला पीला बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। चलिए, अरे यार मेरे भाई, आज बस रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा आज। चलो आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों बस इसके बारे में, वरुण के बारे में इतना लिखिए, इससे ज़्यादा आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको लगे तो आपके पास कोई बुक हो बच्चों तो वहाँ से लिख लें। मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा बच्चों, बिना फालतू का टाइम देना रहेगा यहाँ पढ़ने का मतलब है। मैं लिखाने को आपको यहाँ और 2-4 पॉइंट लिखा देता, कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्यों हम अपना टाइम दें, और क्यों एक तो इतना पढ़ना है और इतना ज़्यादा क्यों पढ़ें फालतू का, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने कहा कि जहाँ पर आपको पढ़ाना होगा डिटेल में, मैं आपको इतना डिटेल ले जाऊँगा कि आप खुद कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं बच्चों, आगे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम प्लूटो में पढ़ते हैं। प्लूटो बच्चों से यहां से हम थोड़ा सा इसको बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलिए अब हम प्लूटो के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे प्लूटो, ठीक है, प्लूटो। अब हेडिंग डालेंगे प्लूटो, 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 ठीक है, प्लूटो। चलिए लिखते चलेंगे मेरे साथ। पहले कुछ मैं लिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्लूटो की खोज लिखेंगे, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में, 30 ईस्वी में क्लाइड, आधा का है, ठीक है, ये क्लाइड टॉम्बेग ने प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बेग ने सौर मंडल के 90 ग्रह के रूप में की थी। यानी पहले जब इसकी खोज की गई थी तब इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। और कब की थी इसकी खोज, तो 1930 में। और किसने की थी, क्लाइड टॉम्बेग ने। क्लाइड टॉम्बेग ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे किसने प्लूटो ग्रह की खोज की थी, तो आपको याद रखना क्लाइड टॉम्बेग ने, और 1930 ईस्वी में की थी। जब इसकी खोज की गई थी तब इसको एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। परंतु आगे लिखिए, परंतु 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अगर इसकी इंग्लिश बात करें हम बच्चों तो इंग्लिश होगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IAU, ठीक है, ये इसका। तो सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से
ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इसको 2006 में, मेरी बात को आप सुनेंगे, क्या था जब इसकी खोज की गई तो जब क्लाइव टॉम्बेक ने 1930 में प्लूटो की खोज की, तब इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 2006 में क्या हुआ, चेक गणराज्य, ठीक है, आप जानते होंगे यूरोप में एक कंट्री है चेक गणराज्य, ठीक है, कि एक शहर है प्राग में क्या हुआ, एक कन्वेंशन हुआ। कौन सा कन्वेंशन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें बताया गया कि जिसमें क्या कहा गया कि जिसमें किन आधारों पर, जिसमें क्या हुआ, ग्रहों की कुछ विशेषताओं को बताया गया। कहा कि अगर ग्रह कोई भी पिंड है, कोई भी आकाशीय पिंड है, अगर इन विशेषताओं को पूर्ण करता है तो ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि चेक गणराज्य के प्राग सम्मेलन में, यह अंतर्राष्ट्रीय है ना, ये क्या कहते हैं इसे, खगोलीय संगठन में बताया कि किन आधारों पर किसे ग्रह कहा जाएगा। जब ये आधार बताए गए तब उन आधारों पर जो है प्लूटो खरा नहीं उतरा। प्लूटो ने कुछ एक्सेप्शन, मतलब कुछ उसकी कुछ कमियां रह गई, जिस वजह से क्या हुआ कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। बात को फिर से मेरी समझेंगे। 2006 में चेक गणराज्य के प्राग शहर में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का सम्मेलन हुआ, जिसमें बताया गया कि किन आधारों पर किसी आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाएगा। और जब अध्ययन किया गया प्लूटो का, तो प्लूटो में पाया गया कि ये क्या है, कुछ विशेषताओं को पूरी नहीं कर रहा है जो ग्रह में होनी चाहिए। जब ये विशेषताओं को पूरी नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए। तो ये चीज मैंने आपको यहां पे लिखा कि श्रेणी से बाहर कर देगा। उल्लेखनीय है, आगे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। उल्लेखनीय है कि निम्न आधारों पर उल्लेखनीय है कि किसी ग्रह को निम्न किसी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। मतलब यह है कि किसी ग्रह को, अगर किसी पिंड को, है ना, किसी आकाशीय पिंड को अगर हम ग्रह कहेंगे तो उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं ये उसको बताना है हमें। ठीक है, तो कहा है कि उल्लेखनीय कि किसी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। कौन कौन सी वो शर्तें हैं, तो पहली शर्त यह है कि उसे सूर्य की कक्षा में होना होता है। उसे सूर्य की कक्षा में होना होगा। यानी सबसे पहली शर्त यह है कि उसे सूर्य की कक्षा में होना होगा, यानी सूर्य का जो परिवलय का जो पाथ है, जो ट्रेवल, जिस पे जो चक्कर लगाते हैं उसमें होना होगा। ठीक है, तो उसे सूर्य की कक्षा में होना होगा, पहला तो यह है। ठीक है, लिख लिया ये। फिर आगे चलिए, आगे हम मिटाल के आगे लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो, दूसरा है कि उसे काफी भारी होना होगा, ताकि अपनी ग्रेविटेशनल, यानी गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल, ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रैकेट में कर ले, या बल,
से वह गोल हो सके, ताकि उसे काफी भारी होना होगा, ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से वह एक गोला हो सके, एक गोला यानी स्फीयर हो सके। मैंने आपको जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कोई भी पिंड, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष पर घूमता है तो वो गोल होता है। यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, ठीक है। तो उसे काफी भारी होना होगा ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वह एक गोला हो सके, एक पिंड हो सके, मतलब, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है उस ग्रह की कक्षा को किसी अन्य कक्षा को किसी अन्य ग्रह की उस ग्रह की कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा में उस ग्रह की कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। यानी क्या हो, एक ग्रह की कक्षा है में दूसरा ग्रह क्या है, इंटरफेयर ना कर दे, ओवरलैप ना हो जाए, ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी 3 विशेषताएं बताई थी, कहां पर? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन में, है ना। किन आधारों पर? तो ये 3 आधार बताए थे कि उसे सूर्य की कक्षा में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, उसे काफी भारी होना चाहिए ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वह गोल हो सके, यानी उसका खूब ज्यादा द्रव्यमान होना चाहिए। तीसरा, वह उस ग्रह की कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, यानी जो भी ग्रह है उस ग्रह को किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तभी उसको ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्लूटो था, ठीक है, जो हमारा प्लूटो था उसको किन आधारों पर क्या उसके साथ क्या समस्या आई थी, ठीक है। तो आप समझेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट आप चेंज के लिखेंगे। प्लूटो के साथ समस्या, प्लूटो के साथ यह समस्या हुई कि पहला क्या है, पहली क्या समस्या है, पहली क्या है, पहली का, हाँ सुनो, इसकी कक्षा, पहली समस्या तो यह हुई, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है, ओवरलैप करती है, ठीक है। यानी क्या है कि इसकी जो कक्षा है वरुण की कक्षा में, यानी ये वरुण की कक्षा में भी प्रवेश कर जाता है, ठीक है। घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाते ये वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, यानी इसमें ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए क्या होगा, इसकी कक्षा जो है वरुण कक्षा से ओवरलैप करती है, ठीक है। इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पहला तो ये है, पहला रीजन। और ये रीजन आपको सब कोई पढ़ाते मिलता है, हर कोई आपको यही बताता है कि इसे ग्रह की श्रेणी से इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता है। लेकिन दूसरा जो ग्रह है, दूसरा जो फैक्ट है वो आपको आपके क्वेश्चन से अलग कर देगा। देखो, नॉर्मल किताबों में हर जगह हर टीचर आपको एक ये पॉइंट बताते मिल जाएगा, क्योंकि देखो नोट्स की, पीपीटी की कमी नहीं है, तो बच्चे पढ़ के ये चीज तो जान जाते हैं कि क्यों, क्योंकि इसकी कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप हुई थी, इसलिए ग्रह के। यही मैं कह रहा हूं, आप 100% बच्चे हैं, 100 बच्चों से अगर इस बात को पूछेंगे तो आपसे यही बताएगा, आपसे कहेगा कि प्लूटो को इसलिए ग्रह की श्रेणी, अगर उसने पढ़ रखा है तो वो यही बताएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था।
इस वजह से बात है। लेकिन जो दूसरा मैं लिखाने वाला हूं, मैं कह रहा हूं आप 100% बच्चों से पूछेंगे, 100 बच्चों से पूछेगा तो हमें नहीं लगता कि आपको वो 10 बच्चे भी आपको वो चीज बता पाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। देखो हर कोई क्वेश्चंस लिखता है, उसके आंसर लिखता है, आंसर में अगर सेम मटेरियल सबका रहेगा तो सेम ही नंबर मिलेंगे। नंबर फिर अलग क्यों मिलेंगे, नंबर आपको ज्यादा क्यों एग्जामिनर देगा, जब दे सकता है आप उसमें कोई डायग्राम अच्छा बना दें, आप उसमें कुछ ऐसा पॉइंट लिख दें जो शायद उस बच्चे, जो सभी लोग नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए तो टॉपर के नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसीलिए टॉपर के नंबर ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो डायग्राम, वो 1-2 पॉइंट ऐसे लिखते रहते हैं बीच बीच में कि उनके नंबर 1-2 करके वो बढ़ जाते हैं। तो आपको भी मैं वैसा ही ज्योग्राफी में कराऊंगा, आपको ज्योग्राफी में वैसा ही बनाऊंगा कि आप हर बच्चे से आप 2 कदम आगे रहेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है मैं उसको मिटा लूंगा, लेकिन पहले आप इसको लिखें, पहले आप इसको लिखें या स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको लिखूं। ठीक है, मैं मिटा लूं इसको, चलिए मैं दूसरा ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप पहली बार इस पॉइंट को जानेंगे भी। आज तक आपने बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे आपने, लेकिन इस पॉइंट को आप नहीं जाने पाए होंगे, आज तक पढ़े होंगे आप। तो सेकंड जो पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं उसको लिखो, इसको लिखेंगे प्लूटो का द्रव्यमान, प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा की यानी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ये कक्षा मतलब वो स्कूल वाली कक्षा नहीं है, हाँ पता चले स्कूल वाली कक्षा तो आप बात कर रहे हैं, हम लोग ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। जैसे ये है, जैसे मान लो ये सन है, देखो बात को समझ लिया, अब हमें यही समझा देते हैं, पता चले आप लोग स्कूल वाली कक्षा मान के चल रहे हो। ठीक है, ये सन है और सन के चारों तरफ हर एक ग्रह का अपना एक कक्ष होता है। ये जैसे ये कक्ष हो गया, जैसे ये अर्थ का मान लो कक्ष हो गया, इस तरीके से मान लो ये बृहस्पति का कक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये उसका ऑर्बिट हो जाएगा। इस तरीके से हर ग्रह का अपना ऑर्बिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्लूटो का भी अपना एक ऑर्बिट होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लूटो का भी अपना एक ऑर्बिट होगा। तो ये बात कर रहे हैं, ये जो होता है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो एक कक्षा पूरा होता है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे आप लोग। तो अब कक्षा का मतलब समझ गए, ऑर्बिट। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं उसको। हाँ पता चले आप लोग स्कूल कक्षा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब तो ग्रेजुएशन में आ गए, स्कूल में कक्षा। ठीक है, तो प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा की उसी कक्षा की अन्य वस्तुओं की तुलना में, अन्य वस्तुओं के उसका प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा की अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का मात्र 0.07 गुना है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या मतलब सर जी, ये कैसे हमें डिफाइन कर रहा है कि इसको ग्रह की श्रेणी में रखें कि ना रखें। अब आगे जाइए, जबकि अब आगे लिखिए, जबकि आगे से आपको समझ में आएगा, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा की अन्य वस्तुओं की तुलना में, अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा की अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का 1.7 मिलियन गुना है, 1.7 गुना अधिक है। इस पे जोर दीजिएगा, अधिक है, इस पे जोर दीजिएगा, अधिक है, इस पे जोर दीजिएगा, अधिक है। मैंने क्या लिखा, पॉइंट को समझेंगे फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। पहले पॉइंट को रिपीट करेंगे, पहले आप लोग लिख लें, आप लोग पहले लिख लें 1.7। ठीक है, 1 पॉइंट है ये, मैं थोड़ा सही से लिख दूं 1.7। ठीक है, ये मिलियन गुना अधिक है, लिख लिया। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार तो समझे। प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा की अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का मात्र 0.07 गुना अधिक है, जबकि
पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा की अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का 1.7 मिलियन गुना अधिक है। मतलब पृथ्वी को उसके कक्षा में उपस्थित अन्य पिंडों के अलावा उसे ही, पृथ्वी को ही ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि उसका द्रव्यमान उसकी कक्षा में उपस्थित अन्य ग्रहों से कई गुना अधिक है। वो भारी है इसका मतलब, और उसका खुद का भारी होने की वजह से क्या होगा, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया। लेकिन वही प्लूटो का देखें तो प्लूटो का जो द्रव्यमान है, जो उसका कह सकते हैं जो है ना भार है, वो कितना है? मात्र उसकी कक्षा में उपस्थित अन्य पिंडों के से कितना अधिक है? मात्र 0.07 गुना। यानी ये बहुत छोटा द्रव्यमान में, इसका द्रव्यमान भी छोटा है, इसका आकार भी छोटा है, इस वजह से इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पॉइंट को समझेंगे। मैंने कहा कि जैसे ये सन है, देखो ये सन है, ठीक है, फिर से मेरी बात को समझेंगे। जैसे कि ये सन है बच्चों, और इस सन के कक्षा, मैंने क्या बताया, सन के चारों तरफ अर्थ है ये, तो अर्थ की अपनी एक कक्षा है। मान लो ये अर्थ हो गया बच्चों मेरे, ये अर्थ हो गया, और अर्थ के अलावा तो इस कक्ष में और भी तो पिंड हैं। वो पिंड मान लो इससे छोटा छोटा इस पिंड है, छोटे इस तरीके से पिंड है, मान लो ये इस तरीके से पिंड है, और भी छोटे छोटे अर्थ के अलावा और भी। तो अर्थ के अलावा जो भी उनके उसके जो भी उसमें उसके कक्षा में जो भी पिंड है, उनका द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान से बहुत कम है। यानी उनका द्रव्यमान अगर बात करें, उनके द्रव्यमान से अर्थ की कक्षा में उपस्थित अन्य पिंडों की तुलना में जो अर्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना गुना अधिक है? 1.7 मिलियन गुना। यानी ये बहुत भारी है, बहुत भारी है, यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसी वजह से अपने आप को गोल शेप में रख पा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया। मैंने सेकंड वाला पॉइंट आप पढ़िए अपने, मैंने जब ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा जाता है उसमें मैंने लिखा है, सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए आप। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका खुद का अपना द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, खुद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ताकि वो गोल शेप ले सके। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कभी ज्यादा होगा जब जितना बड़ा पिंड होगा, जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन जब इसका देखो, प्लूटो का द्रव्यमान जो है उसकी कक्षा की अन्य ध्रुवस्तुओं के द्रव्यमान का मात्र 0.7 गुना, यानी इसका द्रव्यमान बहुत कम है। अपने जो पिंड है, अपनी कक्षा के जो पिंड है, या कह सकते हैं कि जो जितना द्रव्यमान एक ग्रह में होना चाहिए उतना द्रव्यमान उस किसना प्लूटो का नहीं है। इस वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से रखा जाता है। तो इन्हें ग्रह की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता? तो दो कारण है। एक तो उसकी जो कक्षा है वो वरुण कक्षा से ओवरलैप कर जाती है, दूसरा उसका द्रव्यमान कम है। सीधे लिख सकते हैं, या तो अब इस चीज को ना समझ पाए तो सीधे लिख लीजिए कि इसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कम है। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? तो हमने तुलना के लिए पॉइंट लिखा दिया कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो उसके कक्षा में उपस्थित अन्य वस्तुओं की तुलना में 1.17 गुना अधिक है। लेकिन द्रव्यमान इसका देखें अगर प्लूटो का, तो इसका जो द्रव्यमान है अपनी कक्षा में उपस्थित अन्य पिंडों की तुलना में इसका कितना है? 0.7 गुना, 0.07 गुना। तो इसका द्रव्यमान भी कम है, इसलिए इसको क्या है कि ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। बात समझ गए अब? ठीक है, तो ये चीज को समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों मेरे, आगे बात करेंगे, आगे लिखेंगे इसी आधार पर लिखेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी आधार पर 2006 में प्लूटो को इसी आधार पर 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दिया गया। यानी अब ग्रह नहीं रहा, ये बोना ग्रह हो गया है ना, दया गया बस। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्लूटो, क्यों प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये दूसरा वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा इस तरीके से। ये सब मेरी रिसर्च का काम है बच्चों। मैं ज्योग्राफी के बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, इस वजह से मुझे एक दो पॉइंट ऐसे मैं अपनी नोट्स में उसमें करता रहता हूँ अटैच, ताकि मैं जब पढ़ाऊँ बच्चों को या कुछ चीज़ें मैं बताऊँ तो उनको दूसरों से डिफरेंट रखे, तभी तो आपको मेरे पढ़ाने का कोई बेनिफिट होगा। वरना तो ज्योग्राफी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जब मैं भी वैसा ही पढ़ाऊंगा तो मैं डिफरेंट कैसा हुआ? तो उसके लिए डिफरेंट होने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करता हूँ,
मैं नोट्स वैसा तैयार करता हूँ कि आपको एकदम सीक्वेंस में चीज़ें मिले और आपको डिफरेंट रखे, दोनों से, लोगों से डिफरेंट। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कोई पढ़ रहा है, उसको आप, अगर आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा है, आप वहाँ, मैं कह रहा हूँ आप उससे पूछिएगा ये सारी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ आपको ये बात, दूसरा वाला पॉइंट आपको कोई नहीं बताते मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये बच्चों हो गई हमारी ये बात, ठीक है। तो बच्चों अभी एक काम है, अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन लिखिए उसको, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया तो क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं खुद लिख के लाया था, क्वेश्चन लिख कर लाया था, मैं उसको देख के बोल दे रहा हूं। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। और क्वेश्चन कहाँ देना है मैं अभी बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो। उस क्वेश्चन को आज लिखना है, तो आज से मेंस की राइटिंग शुरू होगी, ठीक है। पहला लिखें क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं उसको लिखें। किसी पिंड को लिखें, किसी पिंड को किस आधार पर, किसी पिंड को किस आधार पर, किस आधार पर ग्रह का दर्जा यानी प्लेनेट का दर्जा दिया जाता है कि चर्चा करें। किसी पिंड को, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी पिंड को किस आधार पर ग्रह का दर्जा दिया जाता है कि चर्चा करें, कि चर्चा करें। तथा 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 प्लूटो को क्यों ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, क्यों प्लूटो से ग्रह का दर्जा, क्यों प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, इसके कारणों की चर्चा करें, इसके कारणों की चर्चा करें, ठीक है। आपको यह बताना है, 150 वर्डों में यह क्वेश्चन लिखना है, 150 शब्दों में ये इसका आंसर आपको लिख के लाना है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। किसी पिंड को किस आधार पर, किसी पिंड को किस आधार पर ग्रह का दर्जा दिया जाता है कि चर्चा करें। तथा प्लूटो को क्यों प्लूटो से क्यों ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, इसके कारणों की चर्चा करें, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन जो है इसको लिख कर लेकर आना आपको आंसर। और हाँ, लिख कर कहाँ सेंड करना है आपको, तो टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, मैं उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, और फिर वहां पर क्वेश्चन लिख कर आज रात में, ठीक है। देखो अब इसकी सीमा मैं नहीं रख रहा हूं, आप जब भी कभी कोई भी बच्चा, मान लो कोई बाद में 1 साल बाद भी इस वीडियो को अगर देखता है, 6 महीने बाद भी इस वीडियो को देखता है, तो उसके लिए भी यही बात जो मैं आज बोल रहा हूं वही, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे, वहां पर इस नोट्स, आप इस क्वेश्चन को भेजेंगे, मैं उस दिन भी आपका ये क्वेश्चन चेक करूंगा, जब भी आप भेजेंगे इसको मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर देख रहे हैं बच्चों, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो आज के आज ही भेज दें। और जो भी बच्चों बाद में, मान लो कोई बच्चा बाद में जुड़ता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ये फाउंडेशन नहीं है, वो क्या कर सकता है, जिस दिन इस वीडियो को देखेगा उस दिन मेरे टेलीग्राम लिंक पर ये वीडियो जो है इसका जो आंसर है वो भेज देख सकता है मुझे, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं इसकी लिंक जो है उसको आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सेशन आपको वास्तव में लगा है, मजा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा क्लास। दूसरी चीज, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, वीडियो को शेयर करें, दूसरे को लोगों तक पहुंचाएं, और भी लोग जाने की इस तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए भी बच्चों क्या है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट करें, ठीक है। ठीक बच्चों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।